हेलो फ्रेंड्स, आपका दिल सवाल पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम टीईटी पीईटी हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट लाए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं, जो कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है और फैक्ट भी है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर होगा। इसलिए आप लोग इसको अवॉइड मत करिएगा और शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और मैं जो फ्रेंड्स नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। ठीक है, तो इसको सबसे पहले जो हिंदू वर्ड यूज़ किया था वो अरबों ने किया था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया। अरबी लोग सा के स्थान पर हा शब्द का प्रयोग करते थे, अतः सिंधु को उन्होंने बिंदु कहा, सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। अलबरूनी ने किताबुल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो पहला है लोपामुद्रा, दूसरा गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है लोपामुद्रा, है ना। जो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला और निवावरी, ये जो विदुषी स्त्रियों ने वेद मंत्रों यानी वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विक्रम संवत्सर का होगा 58 यानी 58 ईसा पूर्व। और जो शक संवत्सर होगा 78 ईस्वी। और जो गुप्त संवत्सर होगा वो 320 होगा। और जो कली संवत्सर होगा वो 3102 ईसा पूर्व होगा। इस तरीके से जो इसका सही आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, है ना। गुप्त काल में जो स्त्री और शूद्र थे ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तो ये जो बोलते थे वो प्राकृत बोलते थे। ठीक है, यानी गुप्तकालीन नाटकों में निम्न सामाजिक स्तर के लोग यानी शूद्र और स्त्रियां ये प्राकृत बोलती थीं, और जो बड़े लोग थे यानी उच्च सामाजिक स्तर के लोग ये संस्कृत बोलते थे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो हुआ है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। तो दो इसका सही आंसर है वो है प्रियदर्शी से हुआ है। ठीक है, प्रियदर्शी से इसका नाम उल्लेख हुआ है। और अशोक के अधिकांश शिलालेखों और अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी ही कहा जाता है। और यद्यपि कुछ शिलालेखों में देवानाम प्रिय और अशोक नाम भी मिलता है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक था, यानी जो यवन प्रिय है ये किसको जो है इंगित करता है? तो ये काली मिर्च को इंगित करता है ना। जो यवन इंडो ग्रीक थे और उन्हें काली मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय हो गया। और तब से इसी यवन प्रिय का नाम जो है काली मिर्च से जोड़ा गया। यवन प्रिय नाम से काली मिर्च को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अणुव्रत, है ना, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने और लोकायत शाखा ने। तो दोस्तों, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो है अणुव्रत सिद्धांत को जैन धर्म ने किया था। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और इसके पालन का विधान है। और जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए ये 5 अनिवार्य नियम पालन करना पड़ता है, मतलब ये ज़रूरी था। और किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई और इसीलिए इसे अणुव्रत कहा जाता है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किस साधनों से संभव है? यानी ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्म, है ना। यानी कर्म से ही मुक्ति मिल सकती है। तो इसके बारे में डिटेल जाने की मीमांसा जो उसका अर्थ होता है वो होता है खोज या छानबीन होता है। इसके दो भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है वो धर्म की व्याख्या सद्गुणों, नैतिकता और कर्तव्य के रूप में करती है, और मीमांसा धर्मशास्त्र कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है, जिसके अनुसार कर्म मुक्ति का माध्यम बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये 9, चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप से निम्नलिखित के साथ दिखाई है, यानी दिखाती है। तो 8 हाथ के साथ दिखती है, 6 हाथ के साथ, 4 हाथ के साथ और 2 हाथ का। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 4 हाथ का है। तो नटराज की जो 4 हाथों वाली कांस्य प्रतिमा है वो चोल काल की मूर्त कला की सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, नटराज की जो मूर्ति है तो वो कांस्य की है और वो चोल काल की जो है सर्वोत्तम एक तरीके से एग्जाम्पल माना जाएगा, और वो 4 हाथों वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों की चक्र का क्रम क्या होगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कृत, त्रेता, द्वापर और कली। ठीक है, यानी सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 युगों में बांटा गया है, जिसका क्रम जो है वो कृत है, त्रेता, द्वापर और कलियुगी। क्वेश्चन नंबर 11, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? तो ये आप लोग इसको जान सकते हैं कि वह जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ का जो पुरी मंदिर है वो बहुत ही मशहूर है, जो कि उड़ीसा में है, तो इसको सभी लोग जानते हैं, और ये देवदासी संस्था के प्रसंग में बहुत चर्चित रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी आरंभिक वैदिक साहित्य में ज़्यादातर वर्णन जो जिस नदी का किया गया है तो वो है सिंधु नदी, है ना। यानी आरंभिक वैदिक ऋग्वेद में सर्वाधिक जो वर्णन है नदी का वो सिंधु है, और दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है और पवित्र नदी है वो है सरस्वती है। गंगा का सिर्फ 1 बार और यमुना का 3 बार प्रयोग हुआ है ना। गंगा का सिर्फ 1 बार और यमुना का 3 बार प्रयोग हुआ है ना। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने की है कि गंगा का सिर्फ 1 बार और यमुना का 3 बार प्रयोग हुआ है, और दूसरी सर्वाधिक नदी जो है वो सरस्वती नदी है, जो अभी लुप्त हो गई है ना, वो लुप्त हो गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसमें जो जैन साहित्य का भाग नहीं है वो थेरी गाथा है, ये भाग नहीं है। बाकी सभी जैसे आचारांग सूत्र, सूत्र कीर्तांग, बृहत कल्प सूत्र, ये जो है जैन साहित्य का भाग है। ठीक है, इसको जानना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? यानी कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो पहला है तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तीसरा कर्मकांडों की फलता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो दोस्तों जो दोनों का प्रयोग हुआ है वो है ए, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी कि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। यानी कि ये जो 3 है, 2, 3, 4, ये दोनों के लिए समान है, लेकिन जो तप और भोग की अति का परिहार होगा ये नहीं हुआ है दोनों में, यानी कि अलग अलग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है,
यानी 2 3 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ण का नहीं है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि कुल है ना, वंश है और गोत्र, ये सब सेम है। ये फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है, फैमिली के से संबंधित है। लेकिन जो कोश है ये फैमिली से अलग है ना, तो ये अलग है। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा कोश। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर कोश दिया है जो अलग है सबसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। आयुर्विज्ञान तो एक तरीके से सुश्रुत हैं, ये पहले सर्जन हैं। सुश्रुत ये सभी लोग जानते होंगे। यानी सुश्रुत गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना सुश्रुत संहिता के लिए जाने जाते हैं। इनका आविर्भाव चरक के कुछ समय बाद हुआ था। इन्होंने शल्य चिकित्सा के 121 उपकरणों का उल्लेख किया है। इन्हें शल्य चिकित्सा एवं प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। तो सुश्रुत जो है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो गुप्त काल के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। ठीक है, तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा आप लोग देख सकते हैं, इसमें सही आंसर होगा भरहुत मूर्तिकला। भरहुत मूर्तिकला। तो भरहुत मूर्तिकला के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि भरहुत स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने स्थापित करवाए थे, परंतु 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भी शुंग काल के दौरान इन स्तूपों पर कलात्मक कार्य प्रारंभ हुए थे। भरहुत से प्राप्त अवशेषों में बुद्ध की पूर्व जन्म की जातक कथाओं के दृश्य तथा वृक्ष, वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों की आकृतियां आदि रेखांकित कर बनाई गई हैं, जो भरहुत मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भरहुत मूर्तिकला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब कॉन्सेप्चुअल हैं और फैक्ट भी इसमें शामिल है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है और इसको जो है ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो बदल रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटें कम हैं, तो इसलिए हमको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें मैचिंग दिया हुआ है कि विशाखा दत्त, बराहमिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, इसमें सूची 2 से मिलाना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जैसे विशाख दत्त हैं, इन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा था। वराहमिहिर हैं, ये खगोल शास्त्री थे, खगोल विज्ञान से संबंधित हैं। चरक हैं, ये चिकित्सक थे, और जो ब्रह्मगुप्त हैं ये मैथमेटिशियन थे, यानी इन्होंने एक गणित से संबंधित है। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। विशाखा दत्त का जो संबंध है नाटक से है, इन्होंने मुद्रा राक्षस नामक नाट्यशास्त्र की रचना की थी। वराहमिहिर का जो संबंध है खगोल विज्ञान से है, इनकी बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका, ये सब रचनाएं हैं। और चरक का संबंध चिकित्सा से है, जिसकी प्रसिद्ध रचना चरक शास्त्र है। ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से है, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन हमने यहाँ पर पूरा किए। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर किस बुक का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, तो अर्थशास्त्र में ऐसा दिया गया है। यानी कि प्राचीन भारत में जो ग्रंथ अर्थशास्त्र है उसमें पति द्वारा जो परित्यक्त पत्नी है उसमें विवाह विच्छेद की बात की गई है, यानी अनुमति दी गई है, तो अर्थशास्त्र में दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखने की है, यानी कामसूत्र में नहीं है, कामसूत्र में नहीं, शुक्र नीतिशास्त्र में नहीं है, मानव धर्मशास्त्र में नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र में है कि जो पति है और जो अपनी पत्नी को त्याग देता है तो उसे विवाह विच्छेद की जो अनुमति दी गई है वो अर्थशास्त्र में दी गई है। तो इसका थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है।
अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य द्वारा की गई थी और यह राजनीति शास्त्र पर लिखी हुई पुस्तक है। और विवाह विच्छेद के लिए अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि विवाह विच्छेद के लिए अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि मोक्ष शब्द मुक्ति का शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर विवाह विच्छेद को मोक्ष कहा गया अर्थशास्त्र में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैचिंग दिया है कि गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव, है ना। तो यहाँ पर जो गुप्त हैं और ये यहाँ पर देवगढ़ से संबंधित रखेंगे, और जो चंदेल हैं वो खजुराहो से संबंधित हैं, और जो चालुक्य हैं वो बादामी से हैं, और जो पल्लव हैं वो पनमले से हैं। यानी इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है ना। यानी एक गलत है और बाकी 3 सही है। तो जो इसमें गलत होगा वो होगा ये स्तंभ, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है और बाकी सब सही है। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये जो अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में जो डी विकल्प है, यानी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है, बाकी ए बी सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी दाईं से बाईं लिखी जाती थी। तो जो लिपि है वो है खरोष्टी लिपि है। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि खरोष्टी लिपि की जो पढ़ने वाले थे उसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, और इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से उन्होंने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने जो खरोष्टी लिपि को पढ़ा था वो इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा था। इसे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाए, मतलब बताए गए कि कदम बढ़ गया, यानी कि नॉलेज हो गया और ज़्यादा। और ये जो लिपि थी खरोष्टी लिपि, उसमें लिखे गए एशिया उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ये स्थित था। यानी खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और शेष लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, और शारदा का विकास ब्राह्मी से हुआ है। शारदा का विकास ब्राह्मी से हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। ये नचिकेता और यम के बीच जो संवाद है वो किसमें उल्लिखित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कठोपनिषद में। कठोपनिषद, है ना। तो कठोपनिषद में नचिकेता तथा यमराज यानी मृत्यु के देवता के बीच संवाद है। इसमें नचिकेता शिष्य तथा यमराज गुरु थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर मिलिंद पन्हो वर्ड आया है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इसमें जो होगा नागसेन होगा। यानी मिलिंद पन्हो में इंडो ग्रीक राजा मिलिंद यानी मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद है, और यह पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस एक राज्य या देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है ना। तो इसमें जो होगा मास्की में मिलता है। ठीक है, मास्की में अशोक का नाम व्यक्तिगत रूप से मिलता है। यानी अशोक के अभिलेखों में उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम से मिलता है। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक के नाम का उल्लेख है। तो इस तरीके से इसका डिटेल आंसर हुआ। और क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। यहाँ मैपिंग से रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख रहे हैं। निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 स्थान दर्शाए गए हैं जो ABCD से अंकित किए गए हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें ABCD में कौन स्थल होगा। जैसे मत्स्य है, चेदी है, कौशल है, अंग है। सूरसेन, अवंती, वत्स, मगध। मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग।
सूरसेन, चेदी, कौशल, मगध। तो इसका सही आंसर होगा पहला, ये मत्स्य है, ये मत्स्य है, और ए अवंती है, यानी बी अवंती है, और सी जो होगा ये वत्स होगा, और जो डी होगा वो अंग होगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, आप लोग देखिए ध्यान से, तो इसका आंसर होगा पद्मपाणि। पद्मपाणि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व हैं जो बौद्धों की करुणा के साकार रूप थे, और ये महायान शाखा के अत्यंत पूजनीय बोधिसत्वों में से एक थे। संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि यानी कमल को धारण किए हुए तथा लोकेश्वर यानी विश्व का स्वामी के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यानी गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। यानी कि चांदी के जो सिक्के हैं गुप्त शासकों ने जो जारी किए थे उसको क्या कहलाते। तो इसका सही आंसर होगा रूपक। क्या होगा? रूपक। रूपक होगा, इसका आंसर ए होगा। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के जो सिक्के रूपक हैं, और ये 32.36 ग्रेन के थे। और गुप्त शासकों में जो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। और दिनार सोने के थे, करशापड़ चांदी व तांबे, और मतलब ये जो करशापड़ थे वो चांदी और जो तांबे के दोनों होते थे करशापड़, लेकिन जो पड़ थे वो तांबे का सिक्का होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें मिलाना है, आपको मैच करना है। यानी एक ग्रंथकार हैं और दूसरा मूल ग्रंथ है, यानी एक लिखने वाले हैं और दूसरे उनकी ग्रंथ है, उसे मैच करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा देखते हैं ध्यान से। जो वराहमिहिर हैं वो किसकी रचना किए थे? बृहत संहिता की। ठीक है, और जो विशाखा दत्त थे उन्होंने देवीचंद्र गुप्तम की रचना किया था, यानी ये का चौथा। और जो शूद्रक थे बहुत ही फेमस रचना है मृच्छकटिकम की थी। ठीक, और जो विल्हड़ थे, विल्हड़ वो थे विक्रमांक देवचरित, यानी ये होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग मैच देख लीजिए। यानी वराहमिहिर जो है वो बृहत संहिता, विशाखा दत्त देवीचंद्र गुप्तम, और शूद्रक मृच्छकटिकम, और विल्हड़ विक्रमांक देव चरितम। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो है बी वाला। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो वो हैगा मणिग्राम। ठीक है, मणिग्राम, यानी मणिग्राम पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारतीय व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण गिल्ड थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 665 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो यहाँ पर जो वर्ष होगा 601 होगा। लेकिन ये कैसे आया 601, इसको देखते हैं। इसमें देखिए 465 है, इसको ध्यान रखिएगा। और 465 में अगर शक संवत को ऐड कर देंगे और फिर 58 विक्रम संवत को ऐड कर देंगे, तो यानी अब इसे आप करिए, यानी 665 प्लस 78 प्लस 58 ये 601 होता है। 601 विक्रम संवत इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध को अपनाया। तो क्यों अपनाया? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर से आकर्षित नहीं हुए ना, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें सम्मिलित हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं वो संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। तो उसमें क्या सम्मिलित है? यानी कि पहला और 10वां शिलालेख, पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख, दूसरा और 14वां शिलालेख। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो है ये दूसरा और 13वां शिलालेख है जो संगम राज्य के विषय में बताता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में हमें संगम राज्य यानी चोल, चेर, पांड्य एवं सरीय पुत्र की जानकारी मिलती है। और पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है, 10वें में ख्याति व गौरव की निंदा, और 11वें में धम्म नीति की व्याख्या, और 14वें में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से सही आपको मैच करना है, सुमेलित करना है। तो मृच्छकटिकम, बुद्धचरित, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित, और इसमें इनकी रचना है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी सही है, कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको जैसे मृच्छकटिकम है ये बिल्कुल सही है, और बुद्धचरित ये गलत है, क्योंकि बुद्धचरित जो है ये वसुबंधु नहीं बल्कि अशोक घोष थे, और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने किया था इसकी रचना, और जो हर्षचरित है वो बाणभट्ट ने किया था। यानी कि 1, 3, 4 ये तीनों सही हैं। 1, 3, 4 यानी पहला, तीसरा और चौथा, और जबकि दूसरा गलत। ठीक है, इसको आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका कालानुक्रम जो है जानना चाहिए आपको। पहले जो है नगर संस्कृति हुई, उसके बाद लोहे का हल इसका क्रम आता है, और उसके बाद आहत मुद्रा जो चांदी का सिक्का, और उसके बाद जो है सोने का सिक्का। यानी एक कौन सा काल था इसको ध्यान देने की बात है। जैसे नगर संस्कृति ये हड़प्पा युग में आई, और जो लोहे का हल है वो उत्तर वैदिक युग में शुरू हुआ, जो आहत मुद्रा चांदी का सिक्का है वो बुद्ध युग में हुआ, और जो सोने का सिक्का है वो मौर्योत्तर युग में हुआ। तो इस तरीके से इसका जो क्रम होगा वो 4, 3, 2, 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस के बतौर सॉल्व कराए, और आप लोग को ये ज़रूर पसंद आया होगा। और इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट आगे एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न सॉल्व कराता रहूँगा। कंप्लीट आपको क्रम वाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और इसको रेगुलर वॉच करिए, है ना। और अगर जो फ्रेंड मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक भी करें, और पसंद आता है तो शेयर भी करें, और अपना कमेंट भी दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।